Welcome to your very own YouTube channel Maths Magic. In last video we started with class 10th science chapter 1 chemical reactions and equations and we discussed its basic introduction. आज हम फिर से कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक क्विक रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद में हम आगे और कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं वो सब कुछ हम सीखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो जल्दी से बता दूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है जब कोई दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स कंबाइन होकर के एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं या बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्योंकि इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसलिए ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन जिस रिएक्शन में भी होगा वो सारी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। जैसे हम एग्जांपल के लिए कहें अगर तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की जब रिएक्शन होती है तो उसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, जब हम उस पाउडर को या उस सॉफ्ट सॉलिड को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस बनता है और जिसे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। और इस मटेरियल का, इस कंपाउंड का यूज़ हम वाइट वॉश के लिए करते हैं। और हम जानते हैं जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। ओके, ये इसका एक एग्जांपल हो जाता है। इसके अलावा हम देखें कि आगे बढ़ें और एक यहाँ ब्लू बॉक्स में, ये येलो बॉक्स में दे रखा है, ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन दिस यूज फॉर वाइट वॉशिंग। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एक जो बोर्ड में पूछते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि कंपाउंड है उसे जब हम डिकम्पोज करते हैं, वो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखेंगे कि कैसे होता है। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसे हम हीट अप करते हैं जब हम फर्नेस में या किन्स में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो बेसिकली होती हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन में एनर्जी रिलीज़ होगी तभी ब्रेक टूटेंगे, तभी बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। जैसे कैल्शियम के और कार्बोनेट आयन के बीच में Ca+2 और CO3-2 आयन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। इसलिए CaCO3 का CaO+CO2 में जो डिकम्पोजिशन होता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टिपिकल एग्जांपल हो जाता है। ओके, लेकिन CaCO3 एक हार्ड स्टोन होता है जो रॉक्स में से निकाला जाता है। उसे जब हम किन में या फर्नेस में हीट सप्लाई करते हैं तो वहाँ से सॉफ्ट सॉलिड बनता है जिसको हम ग्राउंड करके फिर पाउडर बना लेते हैं, जिसे हम क्विक लाइम या CaO कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और जब उस कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करने की जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो फिर जो CaOH ट्वाइस मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका कॉमन नेम स्लेक्ड लाइम है वो बनता है जब, तो उस सॉल्यूशन का यूज़ हम वाइट वॉश के लिए करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब हमने CaCO3 को CaO+CO2 में डिकम्पोज किया था उस टाइम पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी वही एनर्जी जब हमने CaO को H2O में मिक्स किया तब जो एनर्जी रिलीज़ हुई थी वो वही एनर्जी थी, एक तरह से हम कह सकते हैं। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। Means endothermic are those reactions which absorb energy and a bigger molecule breaks itself into smaller molecules. Okay, and decomposition reactions are always endothermic reactions, right? तो और exothermic reactions क्या हो जाती हैं कि those reactions which release, which evolve, which give out energy along with the products. Energy means heat energy usually. तो और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक का, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर यूजुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, तो इसके अलावा हमको ये सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में, वो लोग पूछते हैं कि आइडेंटिफाई करिए कौन सा मटेरियल है जो वाइट वॉश में यूज़ होता है। तो हमको पहचान लेना है कि कैल्शियम ऑक्साइड है और जिसको क्विक लाइम कहते हैं, और जब उसको वाटर में मिक्स करते हैं तो स्लेक्ड लाइम बन जाता है। और स्लेक्ड लाइम को जब हम उस सॉल्यूशन को, स्लेक्ड लाइम के सॉल्यूशन को जब हम वॉल्स पे अप्लाई करते हैं तो
एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद में स्लेक्ट लाइम में से फिर से CaCO3 की एक थिन फिल्म बन जाती है वॉल के ऊपर, जो उसको शाइनिंग सरफेस देती है। ये रिएक्शन हम यहाँ देख सकते हैं, ये रही रिएक्शन। CaOH ट्वाइस एक्वस, एक्वस में सॉल्यूशन prepared in water plus CO2 गैस give rise to CaCO3 plus H2O। और जो H2O होता है, जब वॉल पर पेंट करा हुआ CaOH ट्वाइस का सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक CO2 से रिएक्शन करता है तो उसमें से फिर से CaCO3 की एक थिन फिल्म बन जाती है, जो अभी मैंने बताया, और साथ में H2O मीन्स वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं, जो उस जगह पर उस बिल्डिंग में बने रहते हैं, धीरे धीरे फिर वो एवेपोरेट हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को देखें तो बर्निंग ऑफ कोल एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ देख सकते हैं पेज पर मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, तो ये इसका एग्जांपल हो जाता है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो इसका इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू 2NH3, तो ये अमोनिया बनती है, इस तरह से अमोनिया गैस बनती है। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है, राइट। इसके अलावा फिर हम अगर आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज यू नो फ्रॉम एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑक्सीजन इज़ द ओनली गैस विच सपोर्ट्स कंबशन। तो हमको ये याद रखना है कुछ प्रॉपर्टीज़ जो लैब में हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ इवॉल्व होती हुई गैस को, कि कौन सी गैस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इफ़ इट इज़ ऑक्सीजन देन इट विल सपोर्ट कंबशन, इफ़ इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड देन इट विल डिस्टिंग्विश a burning candle or burning matchstick, and if it is hydrogen then hydrogen itself burns with a pop sound। तो लैब में अगर टेस्ट ट्यूब में जैसे हम एसिड बेसिस में पढ़ेंगे कि जब एसिड में किसी मेटल को मिक्स किया जाता है तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो उस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस बनेगी, और जब हम वहाँ बर्निंग मैच स्टिक ले जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ जलेगी। ये हाइड्रोजन गैस की पहचान होती है, ये उसकी करेक्टरिस्टिक है। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस की पहचान ये होती है कि इट स्मेल्स लाइक ए रॉटन एग। ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हम कह सकते हैं कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, एनी रिएक्शन इन विच हीट इज़ गिवन आउट। ठीक है, तो हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को, जिसको हम डेली लाइफ में पेट्रोलियम कहते हैं, ओके, जैसे मीथेन गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जो मीथेन गैस है, मैं यहाँ अंडर हाईलाइट करके बता रहा हूँ इसको कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है। तो हम देख सकते हैं CH4 मीन्स मीथेन गैस होती है, ये हम चैप्टर 4 में देखेंगे, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। तो उसको जब हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो वहाँ से CO2 और वाटर वेपर्स में से H2O गैस बनता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि डाइजेशन जो होता है हमारा, रेस्पिरेशन, एक तरह से रेस्पिरेशन कहें इसको, तो बायो में हम सीखेंगे कि डाइजेशन और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में या किसी भी सेल में, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हमने ये बहुत पहले सीखा है कि वी ईट फूड फॉर गेटिंग एनर्जी, तो एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू ही मिलती है। ये हाईलाइटेड इसका इक्वेशन है कि C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मीन्स एक्वस व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विच वी ब्रेथ इन फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर, तो उसमें से CO2 बनती है और जो हमारे ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कर देती है। तो ब्लड की ही जो ऑक्सीजन है वही यूज़ होती है वहाँ पर, और CO2 ये ब्लड में रिलीज़ हो जाती है, प्लस 6H2O प्लस एनर्जी बनती है, राइट। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें आगे बढ़ करके तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है इस पेज पे, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कोई भी चीज़, चाहे हम पेपर को जलाएं, चाहे हम कोल को जलाते हैं, उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो जाती हैं। ओके, अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे मैंने बताया एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम तोड़ें तो कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल है, एक टिपिकल एग्जांपल है। इसके अलावा हम देख सकते हैं फेट को अगर हम हीट अप करते हैं तो वहाँ से फेरिक ऑक्साइड बनती है Fe2O3। अच्छा, फेरिक या फेरस, ये हम फार्मूले से कैसे पहचानें। देखो, आयरन की वैलेंसीज Fe+2 भी होती है, Fe+3 भी होती है और Fe+4 भी कुछ केसेस में होती है। जब आयरन की वैलेंसी +4 होती है उस केस में ऑक्सीजन की वैलेंसी -3 होती है, जैसे कंपाउंड बनता है Fe3O4। ओके, अच्छा, तो FeSO4 जो है फेरस सल्फेट,
यहाँ हमको पता है कि SO4 की वैलेंसी -2 होती है सल्फेट आयन की, और फार्मूला है FeSO4, मतलब Fe जो है वो +2 वैलेंसी बन करके है, इसलिए ये फेरस सल्फेट हुआ। जब हम उसे हीटअप करते हैं तो इस हाईलाइटेड इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ से Fe2O3 बनता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो -2 है ही, हम जानते हैं, लेकिन O3 का मतलब क्या हुआ इस फार्मूले में कि Fe जो है वो +3 वैलेंसी बन करके आया, इसलिए इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनेगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन में मीन्स व्हेन वी डिकम्पोज, व्हेन वी हीट अप ferrous sulfate in lab, then we feel a smell like rotten egg, which is only because of the presence of sulfur dioxide which is being evolved in this reaction. Okay, इसके अलावा हम देखें अगर तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अब हमने देखा कि हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, मतलब बेसिकली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बेसिकली 3 टाइप से होती हैं, मतलब देयर आर 3 मोड्स थ्रू विच वी कैन सप्लाई हीट टू ए रिएक्शन। फर्स्ट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम कुछ फ्यूल, कोल या कोई गैस या कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ करके जब हम हीट सप्लाई करते हैं प्रॉपरली फ्लेम के थ्रू, जैसे भट्टियों में होता है। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीटअप करते हैं उसको ब्रेक करने के लिए, कैल्शियम ऑक्साइड में एक सॉफ्ट फॉर्म में लाने के लिए, तो हम वहाँ क्या बोलें, कोल का यूज़ करते हैं, यूजली कोल का यूज़ होता है। और अगर कोई एडवांस्ड इंडस्ट्री है तो वहाँ पर पेट्रोलियम गैसेस का भी यूज़ हो सकता है। ओके, तो ये जो इक्वेशन है वो थर्मल डिकम्पोजिशन का एक टिपिकल एग्जांपल है। ओके, तो 3 वेज कौन से होते हैं ये पहले मैं बता देता हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, जिसमें हम हीट सप्लाई करते हैं। तो 3 वेज ऑफ सप्लाइंग हीट in a decomposition reaction are: first is thermal decomposition, second is electrolytic decomposition in which heat is supplied, means energy is given to the reaction with the help of electricity. Okay, and the third one is photolytic decomposition in which sunlight is used as a source of energy for that particular reaction. अच्छा, अब इनके एग्जांपल अगर हम देखें तो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल मैंने बता दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करना CaO और CO2 में, राइट। अच्छा, अगर हम आगे एग्जांपल देखें कि इलेक्ट्रोलिटिक किस तरह से करते हैं, तो वाटर को स्प्लिट करना, जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जब हम एक कैथोड और एनोड का पूरा सेटअप करके वाटर में ज़रा सी एसिड मिला करके सो दैट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली, तो जैसे ये डायग्राम यहाँ दे रखा है हम देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम जो है ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बताया है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब हो गया द रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच वाटर स्प्लिट्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, कैथोड एनोड का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यहाँ पर हम वाटर का डिकम्पोज करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो जाता है इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल, ये वाला प्रॉपरली पूरा। इसके बाद फिर हम अगर फोटोलिटिक का एग्जांपल देखें तो फोटोलिटिक में सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, इसको प्रेजेंस ऑफ सन में जब हम रख देते हैं, अगर हम इसको सनलाइट में रख देते हैं तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, मतलब सिल्वर और क्लोरीन गैस या सिल्वर ब्रोमाइड हो अगर, तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन हम देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं हम, ये वाला एग्जांपल है या फिर ये वाला एग्जांपल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट। इसके अलावा ये फोटोलिटिक के एग्जांपल्स हो जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत एग्जांपल है, वो क्वेश्चन में बोर्ड में इस चैप्टर में से जब इनकम्प्लीट रिएक्शंस के रूप में भी कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं, तब ये इक्वेशन इतना दे सकते हैं, तुमको लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन दिया होगा और हमको इसे कंप्लीट करना पड़ता है कि लेड नाइट्रेट को जब हम हीटअप करते हैं, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें से लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। जैसे वहाँ हमने देखा था फेरस सल्फेट में से फेरिक ऑक्साइड बना था, सल्फर डाइऑक्साइड बना था और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना था। इसी तरह से लेड नाइट्रेट में से थर्मल डिकम्पोजिशन होकर के लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनते हैं, राइट। इस तरह से ये टाइप्स हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हमने सीखा है उसमें वो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि गोल्ड स्मिथ्स हैं या जो ज्वेलरी आर्टिजन्स होते हैं वो अपने शॉप में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कुछ चाइना डिश में रखते हैं, कुछ एक लिक्विड सा उसमें सिल्वर पीसेस पड़े होते हैं, तो उसमें किस तरह से रिएक्शन होती है। और जब भी उनको कुछ वेल्ड करना होता है, कोई ऑर्नामेंट, कोई ज्वेलरी, तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड मिलाया जाता है। वो लिक्विड जो होता है वही लिक्विड क्लोरीन या लिक्विड ब्रोमीन होती है, और सिल्वर पीसेस तो उसमें ऑलरेडी पड़े होते हैं सनलाइट में, तो फिर उसका वो यूज़ वेल्डिंग करने के लिए गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी पर उसे यूज़ करते हैं। और बार बार इसलिए ऐड करना पड़ता है उसमें लिक्विड क्लोरीन या लिक्विड ब्रोमीन, क्योंकि वो चाइना डिश में ओपन सनलाइट में रखा रहता है, तो वहाँ से क्लोरीन गैस या ब्रोमीन गैस एवोपरेट हो जाती है। ओके, इस तरह ये 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगेन आई रिपीट द नेम्स: thermal decomposition, second is electrolysis, means electrolytic decomposition, and the third is photolytic decomposition. Okay, now let us see questions. तो यहाँ ये बॉक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। तो हम समझ गए कि सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, तो सब्सटेंस एक्स कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, हमको पता चल गया क्यों कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लेक्ड लाइम इन कॉमन लैंग्वेज, तो वो हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो है नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। तो नेम हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और फार्मूला हो जाता है CaO। ओके, एंड सेकंड पार्ट इज राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स तो विद वाटर, तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी CaO plus H2O गिव राइज टू CaOH ट्वाइस। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 मीन्स इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो व्हाई इज दैट अमाउंट डबल ऑफ अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। तो हमको पता है जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो इन वन beaker or in one tube we collect hydrogen gas and the other oxygen gas is collected, and we know that the quantity of the amount of hydrogen gas is double than the amount of oxygen gas. Okay, because the formula of water is H2O, which means 2 atoms of hydrogen are present in water for every 1 atom of oxygen. Okay, this is why the amount of hydrogen collected is double than the amount of oxygen. Okay, now let us move on to displacement reactions. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव आयन दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल के आयन में से उस लेस रिएक्टिव मेटल के आयन को डिस्प्लेस करके, फिर से कोई मोर रिएक्टिव मेटेलिक आयन किसी लेस रिएक्टिव मेटेलिक आयन के सॉल्ट मीन्स कंपाउंड में से उस लेस रिएक्टिव मेटल आयन को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पर जुड़ करके अपना कंपाउंड जब बना लेता है। ओके, जैसे तो इसके लिए हमको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ याद रखनी चाहिए। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज़ मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा क्या होती है मेटल्स की। एक्चुअली मेटल्स को एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी में अरेंज किया गया है और वहाँ से जो सीरीज़ बनती है उसी को हम रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में एक हाइड्रोजन भी है जो हमने रखी है। एक्चुअली हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी मेटल्स की तरह शो करती हैं, जो 9th में भी सीखते हैं, 10th में भी सीखेंगे और 11th में तो केमिस्ट्री में पूरा एक चैप्टर है हाइड्रोजन के ऊपर। वहाँ हम और सीखेंगे कि एलोमेनस प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्या होती हैं हाइड्रोजन की एलोमेनस प्रॉपर्टीज़। तो हाइड्रोजन बेसिक नॉन मेटल है लेकिन बहुत रिएक्टिव गैस है, इसलिए उसको रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स में भी सीखा जाता है। अगर हम देखें रिएक्टिविटी सीरीज़ तो होती है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये जो मैं बता रहा हूँ वो डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा हूँ, मतलब पोटेशियम हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है, वहाँ से शुरू किया है हमने और हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल तक जाएंगे। फिर से मैं बोलता हूँ शुरू से: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, देन कम्स लेड, देन कम्स हाइड्रोजन। मीन्स हाइड्रोजन से पहले जो जो मैंने मेटल्स बोली हैं वो सब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ओके, अच्छा, हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, फिर आता है मर्क्यूरी,
फिर आता है सिल्वर, फिर आता है गोल्ड और फिर नंबर आता है प्लेटिनम का। मतलब इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग प्लेटिनम इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ओके, एंड पोटेशियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अगर हम शॉर्टकट में एक्रोनीम एक बनाया है मैंने इसका, जो याद रख सकते हो आप सब, वो होता है पोशो कामा अल जिला कॉमर्सिल GPT। ओके, क्या, आई रिपीट, पोशो कामा अल जिला कॉमर्सिल GPT। इस तरह से याद रखोगे और मैं इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में पूरी सीरीज़। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ से हमको याद क्या रखना है, हमको एक तो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ इन दैट फिक्स्ड ऑर्डर याद रखनी है, और ये सीखना है, ये ध्यान में रखना है कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल इन ए केमिकल रिएक्शन। ओके, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। मतलब पोशो कामा में अगर हम देखें तो पोटेशियम जो है वो सोडियम को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, इन सब को डिस्प्लेस कर सकती है। ओके, अच्छा, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम से पहले आते हैं पोटेशियम और सोडियम, उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकती मैग्नीशियम, बल्कि उसके बाद जो आते हैं जैसे एल्यूमिनियम आता है, जिंक आता है, आयरन आता है, हाइड्रोजन आता है, उन सबको डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब कोई भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ की अपने से लेफ़्ट साइड में होने वाले, लेफ़्ट साइड में आने वाले किसी भी मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, बल्कि अपने से राइट साइड में आने वाले किसी भी मेटल को वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। ओके, ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज। तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में है कि कोई भी मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड में से उस लेस रिएक्टिव मेटल के आयन को डिस्प्लेस करके खुद अपना कंपाउंड बना लेती है, राइट। जैसे पिछली क्लासेस में 8th या 9th में हमने सीखा होता है कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन व्हेन सम आयरन पीसेज आर डिप्ड इन इट। तो उसमें हम लिखते थे बिकॉज आयरन इज़ मोर रिएक्टिव एंड सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स आयरन सल्फेट एंड द कलर ऑफ आयरन सल्फेट इज़ ग्रीन व्हिच चेंजेस द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट ग्रेजुअली इनटू ग्रीन। बस यही वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही थी। अच्छा, सबसे पहला रिएक्शन अगर हम देखते हैं यहाँ पर NCERT बुक में तो यही दिया हुआ है, सेम यही जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, बोर्ड के एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम में वो पूछते हैं, यूजुअली पूछ लेते हैं कि वाई डज दिस कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन व्हेन सम आयरन पीसेज आर मिक्सड विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो उसका आंसर यही होता है, ये इसका इक्वेशन है, देख सकते हैं कि Fe + CuSO4 गिव राइज टू FeSO4। तो यहाँ से फेरस सल्फेट बन रहा है प्लस Cu। ओके, फेरस, फेरिक नहीं, फेरस सल्फेट, क्योंकि यहाँ Fe जो है वो +2 वैलेंसी बन करके आया है। कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, तो जिंक + CuSO4, मतलब कॉपर सल्फेट में अगर हम जिंक मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट बनेगा और Cu बनेगा। इसका कलर चेंज क्या होता है? अच्छा, अब हम जानते हैं कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, लेकिन अगर हम उसमें कोई जिंक पीसेस मिलाएंगे तो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मीन्स जैसे पोसो कामा अल जिला, ZI मीन्स जिंक, ओके, एंड I फॉर आयरन, एंड देन कम्स कॉमर्सिल Gp। तो कॉमर मीन्स कॉपर, then mercury, okay, so because zinc is more reactive so zinc sulfate is formed and the color of zinc sulfate is pale yellow। तो वो इस तरह भी पूछ सकते हैं कि when you add some pieces of zinc or a finely grounded powder of zinc in copper sulfate solution then why does its color changes from blue to pale yellow। ओके, ये लैब में याद रखना है, और क्योंकि अब MCQ आते हैं बहुत सारे तो MCQ में भी पूछ सकते हैं वो कि इसका कलर पेल येलो होता है, ये हमको याद रखना है जिंक सल्फेट का, राइट। ऐसे ही Pb मीन्स लेड + CuCl2 एक और एग्जांपल है इसका, लेड + कॉपर क्लोराइड है, इसको जब हम करते हैं मिक्स तो यहाँ से PbCl2 मीन्स लेड क्लोराइड बनता है और कॉपर बनता है, देख सकते हैं ये कॉपर बन रहा है, ये कॉपर बन रहा है, ये कॉपर बन रहा है, तीनों रिएक्शंस में, ओके। तो लेड क्लोराइड इज बेसिकली ए लिटिल वाइटिश, थोड़ा थोड़ा वाइट जैसा कलर होता है इसका। अच्छा, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो यहाँ लिखा है कि आयरन है इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के एग्जांपल के लिए उन्होंने कहा है कि इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अदर एलिमेंट दैट इज़ कॉपर। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन दिस रिएक्शन इज़ नॉन इट्स दिस, ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह हम देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन इस तरह बन जाती है, राइट। अब हम आगे जाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देखें। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दोनों जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो दोनों सॉल्ट होते हैं, एक डिफरेंट मेटल्स के,
तो ऑब्वियसली जब डिफरेंट दो मेटल्स हैं तो उनमें से एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी, एक कम रिएक्टिव मेटल होगी। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा बढ़ कर के दोनों आयंस अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि कोई भी सॉल्ट या कोई भी जब कंपाउंड बनता है तो उसमें हमेशा एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। ओके, तो एनायन ऑफ द फर्स्ट रिएक्टेंट combines with cation of the second reactant and vice versa in a double displacement reaction। समझे? तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें अगर हम देखें ये पर्टिकुलर एग्जांपल ले करके कि इसमें सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड Na2SO4 और BaCl2 की रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ से BaSO4 बनेगा, मीन्स बेरियम सल्फेट प्लस NaCl बनेगा। तो ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये एक सॉलिड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है जो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। इसलिए ऐसे जो रिएक्टेंट होता है बेरियम सल्फेट टाइप का, उसे रिएक्शन में हम एक डाउनवर्ड एरो करके शो करते हैं, और ये इनसॉल्यूबल है तो इसे हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। तो इस तरह की ये जो रिएक्शन है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो जाती है, राइट। बेरियम सल्फेट ये वाइटिश पेल येलो कलर का एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है, राइट। तो यहाँ से हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल, और व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि precipitate is a white, means precipitate is a substance which is insoluble in water and is produced in a chemical reaction, right। अच्छा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन बन जाती है कि द रिएक्शन इन विच an insoluble substance is formed, again I repeat, a reaction in which an insoluble substance is formed in a chemical reaction, that reaction is called precipitation reaction। और ये इसका एक टिपिकल एग्जांपल हो जाता है। ओके, ये एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, ये वाला, राइट। अच्छा, तो अब हम समझ गए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है। प्रेसिपिटेशन में दोनों रिएक्टेंट्स के कैटायन और एनायन अपनी अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं। ओके, वेल, उसके बाद हम आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पे। तो इस बार हमको बहुत क्लियरली समझ लेनी है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 11th के केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर होता है, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शंस नाम से कहते हैं। एक चैप्टर आता है, आई थिंक सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है, जो भी है। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को सोचने की कई सारी अप्रोचेज़ होती हैं। अभी 10th के लेवल पर हमको यही ध्यान में रखना है सिर्फ कि ऑक्सीजन अगर किसी के साथ में ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ओके, जैसे कार्बन को जब हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो C+O गिव राइज टू CO2, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कई सारे जो अप्रोचेज़ हैं उसमें से एक अप्रोच जो है वो मैं बता रहा हूँ पहले कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ए केमिकल रिएक्शन टू द रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडाइज होना। ओके, अब हमको ये भी पता है, पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है उसकी पूरी अप्रोच हर तरह से सीखते हैं। ओके, अच्छा, अब हमको पता है कि ऑक्सीजन एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है। तो ऐसा नहीं कि एडिशन ऑफ ओनली ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ एनी नेगेटिव आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, तो जैसे क्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, ऐसा कोई भी, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कोई भी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन किसी रिएक्टेंट के साथ में अगर जुड़ता है और नया प्रोडक्ट बनता है तो वो सारी रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं। एक अप्रोच हो गई। दूसरी अप्रोच ऑक्सीडेशन की कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जुड़े, बल्कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल अगर हटता है किसी में से, जैसे हाइड्रोजन हो गया या कोई मेटल हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज आयन होती हैं, बनाती हैं वो। ओके, तो ऑक्सीजन का ऐड होना नहीं सिर्फ, या क्लोरीन का ऐड होना नहीं सिर्फ, हाइड्रोजन का रिमूव होना भी किसी कंपाउंड में से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है।
ओके, एग्जाम्पल हम देखें, ये है कॉपर को जब हम बर्न करते हैं Cu प्लस O2 गिव राइज टू 2CuO, ये वाली जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक टिपिकल एग्जांपल है। दूसरी रिएक्शन हम यहाँ से देख सकते हैं कि CuO प्लस H2। अच्छा, ये जो ऊपर कॉपर को जब हमने ऑक्सीडाइज किया तो वहाँ से कॉपर ऑक्साइड बना, क्यूप्रस ऑक्साइड। अच्छा, यहीं से क्यूप्रिक ऑक्साइड, और यहीं से इसी क्यूप्रिक ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करवाएंगे और हीटअप करेंगे तो वहाँ से कॉपर मेटल फिर से हमको मिल जाएगी और H2O मीन्स वाटर वेपर्स रिलीज होंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि CuO कॉपर ऑक्साइड जो है रिएक्टेंट, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव होकर के क्या बन रहा है, Cu बन रहा है कॉपर, मतलब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव होकर के कॉपर मेटल बन गई। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, मतलब ऑक्सीजन हटना मतलब रिडक्शन। ओके, और ऑक्सीजन वो किस में ऐड हुई, जो CuO में से ऑक्सीजन हटी है वो हाइड्रोजन गैस में ऐड हुई। हम देख सकते हैं ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन ऐड होकर के H2O बन गया, मतलब यहाँ हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हो गया और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन हट गई। तो इस तरह से अब हम क्या समझे कि रिडक्शन रिएक्शन जो होती है वो बिल्कुल अपोजिट है ऑक्सीडेशन के। ओके, फिर से कंपेयर करते हैं दोनों को। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल टू ए रिएक्टेंट। ओके, और रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टू द रिएक्टेंट। ओके, सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें इनके कंपैरिजन का, इनके डिफरेंस का, तो ऑक्सीडेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए रिएक्टेंट। और रिडक्शन में अगर हम देखें सेकेंड पॉइंट इसी पर्सपेक्टिव में, तो हम कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और फॉस्फोरस और एनी अदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज़ रिडक्शन। और फिर ये इनके एग्जांपल, तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। अच्छा, तो समझ में आया होगा अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। ओके, लेकिन हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। ऐसी ही रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। रेडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन का एक शॉर्ट फॉर्म बना लिया गया है केमिस्ट्री में, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। राइट, तो ये इसकी देखो प्रॉपरली यहाँ से मैं बताता हूँ कि डेफिनेशन क्या बनेगी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की, जो NCERT में दी है उसके अकॉर्डिंग। के जूम करता हूँ मैं पेज को, और यहाँ से देखना मैं अंडरलाइन करूँगा कि इफ़ ए सब्सटेंस gains oxygen during a reaction it is said to be oxidized, and if a substance loses oxygen during a reaction then it is said to be reduced. ओके, अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और H2O बन रहा है और CuO मीन्स कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। राइट, अब दो टर्म्स और होते हैं कि सब्सटेंस रिड्यूस्ड एंड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड पता चल गया होगा, CuO हो गया इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। कॉपर ऑक्साइड में CuO इज़ द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। ओके, एंड H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस हो गई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ये दो टर्म्स याद रखने हैं, क्या क्या, सब्सटेंस रिड्यूस्ड एंड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। इसके अलावा दो टर्म्स और होते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्ज़ाम में पूछते हैं, वो एक रिएक्शन दे देते हैं कोई भी और पहचानते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से, जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन को लें तो CuO क्या हो गया, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, H2 क्या हो गया, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, और जब एजेंट की बात करते हैं हम तो उनको बस क्रॉस कर देना है, जैसे CuO सब्सटेंस रिड्यूस्ड है लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि H2 का ऑक्सीडेशन उसी की वजह से हुआ है, उसी ने किया है। अच्छा, H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस, या सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है लेकिन
रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो समझ गए, जो सब्सिडाइजिंग एजेंट है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है वही रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके ओके, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले हम रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ अंडरलाइन करता हूँ कि सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रेडॉक्स रिएक्शंस। मीन्स क्या कि which reactions, के reactions in which two substances are oxidized and reduced simultaneously are called reducing एंड ऑक्सीडाइजिंग और रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके, अच्छा अब हम एक और एग्जांपल सीखते हैं। जो अभी मैंने सारा एक्सप्लेन किया था वो उन्होंने इस में समझाया है पूरा सारा। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि ZNO प्लस कार्बन। तो हम जानते हैं कोक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है हमेशा। कार्बन मीन्स कोक, ओके, ए स्पेशल फॉर्म ऑफ कार्बन और कोल। ओके, तो ZNO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन को जब हम करेंगे तो इसमें से Zn बनेगा। ZnO में से ऑक्सीजन हट गया, Zn बन गया, तो ZNO का हो गया रिडक्शन, मीन्स ZNO इज सब्सटेंस रिड्यूस्ड। और C में O जुड़ गया, CO बन गया, तो C का हो गया ऑक्सीडेशन। मीन्स इन दिस स्पेसिफिक रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन 1.31 ZNO is the substance reduced and C is the substance oxidized. Okay, again ZNO is the substance reduced means oxidizing agent, and C is the substance oxidized means reducing agent. Okay, let us consider the next equation 1.32. In this particular equation we can see MnO2 manganese dioxide plus 4 hydrochloric acid give rise to manganese dichloride MnCl2, manganese dichloride plus 2H2O plus Cl2। तो हम यहाँ देखें, देखो ये थोड़ा टफ है सोचना इसमें, और बहुत अच्छा एग्जांपल है परफेक्टली सीखने के लिए रेडॉक्स रिएक्शन। देखो यहाँ MnO2 है, मीन्स मैंगनीज के साथ में इनिशियली रिएक्टेंट में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन हटी नहीं है, Cl जुड़ गई है, क्लोरीन जुड़ गई है, MnCl2 बन गया है। ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी इनिशियली, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है -2। प्रोडक्ट बन करके क्या जुड़ गया उसमें, क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है -1, मीन्स एक माइनस कम हुआ है मैंगनीज के साथ में से इस रिएक्शन में। एक माइनस कम होने का मतलब कि ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो उसका रिडक्शन हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में MnO2 इज़ द सब्सटेंस रिड्यूस्ड मीन्स ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और 4HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें हम देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ में इनिशियली क्लोरीन जुड़ी हुई है, लेकिन अगर हम रिएक्टेंट्स में देखें तो H2O मीन्स हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई। मीन्स इनिशियली हाइड्रोजन के साथ में क्या जुड़ा हुआ था, क्लोरीन मीन्स -1 वैलेंसी वाली चीज़, लेकिन प्रोडक्ट में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन मीन्स -2 वैलेंसी वाली चीज़। मीन्स उसके साथ में इन एक्चुअल मीनिंग ऑक्सीजन ऐड हुई है यहाँ हाइड्रोजन के साथ, तो HCl जो है उसका ऑक्सीडेशन हो गया। समझ गए? इस तरह से मीन्स इस रिएक्शन में हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम उसको कह सकते हैं, वो है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड या फिर हम कहें रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, दूसरी बात HCl, अगर हम इसको क्लोरीन के पर्सपेक्टिव में सोचें तो रिएक्टेंट में क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इन HCl, और प्रोडक्ट्स में Cl2 मीन्स क्लोरीन बन गई है, तो वहाँ से हाइड्रोजन हट गया है। मीन्स हम कह सकते हैं कि HCl में से क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हुआ है। हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटना। समझ गए? इस तरह से आगे बढ़ते हैं। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? अच्छा, तो अब एक चीज़ हम आगे देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शंस कहाँ होती हैं। तो कोरोजन हम जानते हैं कि डिकेइंग ऑफ layer of metals in presence of atmospheric agents like some gases or moisture, ओके, और ऑक्सीजन, वही कोरोजन होता है। तो कोरोजन का एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन का हमको ध्यान रखना है, Fe2O3XH2O ये उसका फॉर्मूला होता है, और केमिकल इक्वेशन बनता है कि Fe + O2 + H2O give rise to Fe2O3
.XH2O मीन्स XH2O का मतलब होता है, इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये शायद 9th में हमने सीखा होता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल साथ में होते ही होते हैं। इसका ये मतलब है कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने के लिए प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो कोरोजन तो हम जानते ही हैं, तो रस्टिंग की डेफिनेशन देखें कि आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी when new but get coated with reddish brown powder when left open for some time in air. So this process is commonly known as this process of depositing a coating of brown flaky substance on iron articles is called rusting of iron. ठीक है, कुछ और भी मेटल्स हैं जो जिनमें कोरोजन होता है। जैसे अगर हम देखें कॉपर यूटेंसिल्स या कॉपर आर्टिकल्स, तो वो कुछ टाइम तक अगर ओपन एटमॉस्फेयर में रखे रहते हैं, अगर एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एजेंट्स लाइक पॉल्यूशन और एट्सेट्रा और मॉइस्चर, तो उस पर ग्रीन पैचेस आ जाते हैं। वो जो ग्रीन पैचेस हैं वो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड या कॉपर क्लोराइड की वजह से ही वो आते हैं। ओके, तो हम अब उनको हटाते कैसे हैं वो ग्रीन पैचेस जो होते हैं, और उसका फार्मूला क्या होता है वो सब हम एसिड बेस वाले चैप्टर में सीखेंगे, चैप्टर 3 में। ओके, ठीक है। दूसरा, अगर हम सिल्वर आर्टिकल्स को देखें तो कुछ टाइम बाद वो ग्रेइश कलर, कुछ ग्रेइश ब्लैक कलर आ जाता है, उन पर एक कोटिंग सी आ जाती है, वो सिल्वर का कोरोजन है। लेकिन गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इस तरह की जो मेटल्स हैं उनका कोरोजन नहीं होता है। तो ऐसी मेटल्स जिनका कोरोजन नहीं होता है उनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं। ओके, और वही स्ट्रेटेजिक मेटल्स होती हैं। तो कोरोजन की वजह से बहुत नुकसान होता है, बहुत सारा नुकसान होता है दुनिया को। वो हमको देखना है कि क्या क्या नुकसान होता है। तो हम जानते हैं कि जैसे इसमें अंडरलाइन करके मैं बताता हूँ कि कोरोजन कॉजेज, ये पैराग्राफ में दे रखा है, कोरोजन कॉजेज डैमेजेस टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। ओके, ये तो कोरोजन की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है। शॉर्ट नोट लिखने के लिए वो पूछते हैं 2 to 3 मार्क्स की, तो हमको उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कोरोजन की, स्पेशली रस्टिंग का फार्मूला पता होना चाहिए रस्ट का, और उसका इक्वेशन पता होना चाहिए रस्ट ऑफ आयरन। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज़ इन स्पेसिफिक टर्म्स कॉल्ड रस्ट और रस्टिंग। ओके, और उसकी वजह से क्या क्या नुकसान होता है, क्या इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं वर्ल्ड को, वो हमको पता होना चाहिए। तो अभी बताया डैमेजेस टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड ऑल अदर मैनी ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स। और इसके अलावा कोरोजन इज़ ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ओके, एंड एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी is spent on the replacement of these damaged articles, especially iron articles. उसके अलावा हमको ये भी पता होना चाहिए कि कोरोजन को हम या रस्टिंग को हम उससे अपना प्रिवेंशन कैसे करें। तो हमने वो सीखा होता है 8th और 9th क्लासेस में कि हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे तरीके होते हैं। फिर हम बढ़ते हैं रेंसिडिटी की तरफ। तो रेंसिडिटी क्या होती है, लेट मी एक्सप्लेन यू। कि जैसे डेली लाइफ का एग्जांपल है, हम सब जानते हैं रेंसिडिटी के घर में ख़ासकर समर सीज़न में अगर हम खाना फ्रिज में नहीं रखते हैं या बचा हुआ खाना होता है तो वो ख़राब हो जाता है, वो स्टेल हो जाता है फूड। वो एक रेडॉक्स रिएक्शन ही है एक्चुअली कि जो द फैट प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स react with oxygen present in that particular container of food, and that decomposition of fat causes rancidity. Okay, तो फैट होती है फूड में, हम जानते हैं, इन फॉर्म ऑफ ऑयल और घी। ओके, अच्छा, लेकिन रेंसिडिटी से बचा कैसे जाए, उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि एंटीऑक्सीडेंट हम उसमें मिला देते हैं। जैसे
ऐसा कुछ मटेरियल हम मिक्स करते हैं फूड में कि उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, जो उसमें फैट या ऑयल प्रेजेंट है उसका। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए हम जानते हैं सॉल्ट मिक्स कर सकते हैं, ऑयल मिक्स कर सकते हैं हम फूड में, या फिर कोई एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दें हम फूड पैकेट के अंदर या फूड कंटेनर के अंदर। जैसे नाइट्रोजन है, हम सब जानते हैं एक इनर्ट गैस है। तो जो पैकेज्ड फूड मटेरियल आता है उस पैकेट्स में या वेफर्स के जो पैकेट्स आते हैं, पोटैटो चिप्स वगैरह, बनाना चिप्स वगैरह, उसमें हम जानते हैं कि गैस भरी होती है। वो गैस कौन सी होती है? वो नाइट्रोजन गैस होती है। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि व्हाई इज़ नाइट्रोजन गैस फिल्ड इन फूड पैकेट्स। तो उसका प्रॉपर रीज़न ये है कि प्रॉपर रीज़न ये है कि नाइट्रोजन is an inert gas, so it creates an inert atmosphere and does not allow the reaction between the fat present in the food and the oxygen present in the container, so thus it stops the food from getting rancid. Okay, अच्छा, तो उसके अलावा और क्या उपाय हो सकता है? कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, जिससे कि स्लो डाउन हो जाए। इस तरह से ये सब उपाय होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, इस बॉक्स में दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स आयरन सल्फेट. Color of iron sulfate is green and the color of copper sulfate is blue. This is why, because of gradual formation of iron sulfate from copper sulfate solution, its color slowly changes from blue to green. Okay, the second question is give an example of double displacement reaction other than the one given in activity 1.10. तो कोई भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चंस थे और रेडॉक्स रिएक्शन में हमने देखे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स। ओके, क्वेश्चन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से यूजुअली एक पार्ट वो किसी न किसी एग्जाम में पूछते ही हैं कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो लेट अस सी द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट पार्ट इज 4Na प्लस O2 गिव राइज टू Na2O। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सोडियम के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो सोडियम इज़ द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, मीन्स सोडियम इज़ ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ में सोडियम ऐड हो रहा है। सोडियम माने पॉजिटिवली चार्ज आयन, जस्ट इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन। अगर हम सिर्फ वैलेंसी के हिसाब से देखें तो ऑक्सीजन के साथ में इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, उसमें सोडियम मीन्स कोई पॉजिटिव आयन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। ओके, मीन्स O2 इज़ द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, मीन्स ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, लेट अस डिस्कस द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू कॉपर प्लस H2O। हम देख रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि CuO में से ऑक्सीजन हट गया है, तो CuO का हो गया रिडक्शन। तो CuO इज़ द सब्सटेंस रिड्यूस्ड एंड ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड विद H2 to give us H2O, means H2 is being reduced, means H2 is the substance reduced, means also hydrogen in this specific reaction, hydrogen is substance reduced and also oxidizing agent. सॉरी, ये गलत बोल दिया, हाइड्रोजन इज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, इसके बाद इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करें। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हम इस पर मैथ्स और साइंस के 9th से 12th तक के वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, और जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहें। इसलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें इसे। थैंक यू।